हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 140। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चलो उसे शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड का मेन फोकस होता है जूला और जियान के बीच की कन्वर्सेशन पे। और तो शुरुआत में मीफंग ने जियान को इस टीम कंपटीशन के रूल्स बताए थे और बताया होता है अपोनेंट्स के बारे में। फिर जियान जूला के पास पहुंचता है, जहाँ पे बताता है कि उसने किस तरीके से होली फ्लेम को हासिल किया और किस तरीके से 6 स्टार दोदी ब्रेक थ्रू करने के बाद भी उसने अभी तक 6 स्टार दोदी की ट्रिबुलेशन को फेस नहीं किया है और तो उसका दुई किसी गायब हो चुका है और उस जगह पे मौजूद एक फ्लेम बेस्ड। ये बातें जुलाओ के लिए भी शॉकिंग होती हैं, लेकिन वो काफी जल्दी थ्योरीज को बनाने लगते हैं। अगर आप उन सभी थ्योरीज को जानना चाहती हो तो देख सकते हो पिछला एपिसोड। चलो हम यहीं से अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वैसे तुम्हारे भाई ने भी माइक फाइक चेंज कर लिया है और इसमें काफी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब वॉइस वगैरह कैसी लगती है कमेंट्स में लिख के बताना। जियान की बॉडी में से बाहर आने वाले उस खाकी ब्राउनिश फ्लेम को देख के जुलाओ के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल आई थी। वो मनी मन में कहते हैं, लगता है मेरी फैक्शन पवेलियन में ये सामने खड़ा बच्चा सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। जियान ने काफी केयरफुली अपनी होली फ्लेम को रख दिया होता है, जो बताता है कि उसका होली फ्लेम के ऊपर कैसा कंट्रोल है। ऑफ कोर्स ये चीज जुलाओ ने भी नोटिस करी थी। वो उसकी मनी मन में तारीफ कर ही रहे होते हैं तभी जियान तेजी से खांसता है। ऐसा लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई हो। असल में अभी जियान अपनी होली फ्लेम को अपनी डिवाइन कोर इंसेप्शन से कांटेक्ट में ला रहा था। जब उसने डेजर्ट माउंटेन रेंज में होली फ्लेम को पहली बार ऑब्जर्व किया था तो उसने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया होता है। जियान जब फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करता है उसे कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। वो फिर से डिवाइन कोर इंसेप्शन और होली फ्लेम के बीच में कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने लगा था। इस प्रोसेस में कुछ और सेकंड्स का समय लगता है। फिर जो आगे हुआ था उसने जियान को भौचक्का कर दिया था। जब होली फ्लेम और कोर इंस्क्रिप्शन एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो एक प्रोफाउंड रेजोनेंस होता है। उसकी कोर इंस्क्रिप्शन तेजी से होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने लगी थी। ऐसा लगता है कोर इंस्क्रिप्शन सदियों से प्यासी हो। अनकंट्रोलेबल पफ की आवाज के साथ जियान की बॉडी से खाकी ब्राउनिश फ्लेम इरप्ट होती है, जिससे पूरा कमरा जगमगाने लगा था। भले जियान नोटिस न कर पा रहा हो, लेकिन अभी उसके चेहरे के रंग उठते जा रहे थे। और जब जुलाओ से सीन को देखते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं, ठीक है इतना काफी है। जियान को फाइनली होश आता है और वो इस प्रोसेस को रोक देता है। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन से भरा एक्सप्रेशन था। जियान पूछता है ये क्या हुआ? एल्डजू अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, लगता है मैंने सही सस्पेक्ट किया था। इस होली फ्लेम के पास सिर्फ तुम्हारी दिल की कोई इनहेंस करने की पावर नहीं है, बल्कि इसके पास एक और यूनिक एबिलिटी है। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी एम्पलीफाई कर सकती है, मतलब कि बढ़ा सकती है। ये बात जियान के लिए शौक से भरी होती है। वो जानता था कि मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के कितने कम तरीके होते हैं। वो कहता क्या सच में इससे मेरी मेंटल पावर बढ़ जाएगी? लेकिन मैंने अब तक ऐसा कभी सुना नहीं है। एल्डजू स्माइल के साथ बोलते ऐसा मैंने भी नहीं सुना, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद मैं सर्टेन हूँ। लेकिन इससे पहले तुम इस प्रक्रिया में और भी आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ जानना होगा। एक पल पॉज होने के बाद जुल्ला का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ पिक्यूलियर सेंस किया है। तुम्हारा दुखी का सी, तुम्हारा सोल का सी और तुम्हारा सी ऑफ स्पिरिट, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ जहाँ पे इकट्ठी होती है, ये सभी इंटरकनेक्टेड है। इनके बीच में जो बैलेंस चल रहा है वो बहुत क्रूशियल है। अगर किसी को भी डैमेज होती है तो बैकलैश बाकियों को भी पहुंचेगी और ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। जियान भी सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। वो जानता था कि इस यूनिक कल्टीवेशन के साथ कैसे रिस्क आते हैं। तभी वो कुछ याद करके बोलता है, बाय द वे एल्डजू कि ग्रेट मास्टर ऑफ दो फॉर्मेशन क्या होता है? जियान के सवाल को सुन के जुला का चेहरा प्राइड से भर गया था। वो बताते हैं कि दो फॉर्मेशन मास्टर्स की हायरार्की ये इनकी कोर इंसेप्शन के कलर के हिसाब से डिसाइड करी जाती है। एक सफेद रंग की कोर इंसेप्शन का मतलब होता है दो फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर, वहीं पे येलो का मतलब होता है ग्रैंड मास्टर और लाल एम्परर मास्टर को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पे ब्लैक होता है इमोर्टल मास्टर के लिए और फिर बाद में आता है गोल्डन, जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और इन्हें कहा जाता है सुप्रीम मास्टर। वो बताते हैं कि हर एक रैंक को उनके पैटर्न से डिनोट किया जाता है। एक पैटर्न वाला दो फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर एक 1 स्टार दोदी के बराबर होता है। वहीं पे एक 6 पैटर्न वाला ग्रेट मास्टर ये 6 स्टार दोदी के बराबर होगा। अगर बात करिए तुम्हारी इंसेप्शन की, जैसे होली फ्लेम और भी बढ़ा रही है, वो पहुंच चुकी 6 पैटर्न येलो पे। तुम्हारी ऐसी कोर इंसेप्शन तुम्हें दो फॉर्मेशन ग्रेट मास्टर के स्मॉल अचीवमेंट स्टेज पे ले जाता है। एक बार तुम ग्रेट अचीवमेंट लेवल तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास 8 स्टार दोदी से ही फाइट करने की पावर होगी। ये सुन के जियान का दिल एकदम एक्साइटमेंट से भर गया था। उसने सोचा नहीं था कि इस होली फ्लेम को डिवावर करने की वजह से सिर्फ उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि दो
फॉर्मेशंस में भी उसे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एल्डरजू कहते हैं तुम्हारी ये वीक एबिलिटीज के हिसाब से कोई भी पीक 6 स्टार 2D लेवल से नीचे का एक्सपर्ट तुम्हारे सामने बिल्कुल चैलेंज पोज नहीं कर पाएगा। बैटल फॉर्मेशन मास्टर की ये पावर होती है। वैसे ये बात जियान के लिए काफी खुशी की थी, लेकिन उसके चेहरे पे हेजिटेशन था। वो कहता है लेकिन मैंने अभी तक बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की बस सतह को छुआ है। बिना गाइडेंस के मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। लगता है ज़ुलाओ एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो कहते हैं हाँ, दो फॉर्मेशन मास्टर की स्ट्रेंथ उनकी मेंटल पावर पे डिपेंड करती है। जहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहरी ट्रायल्स का यूज करके बढ़ाया जा सकता है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सेम नहीं कहा जा सकता। इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें बस अपने ऊपर रिलाई करना होगा और ये प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। जहाँ हर एक शब्द को पूरी तरीके से सोच रहा था। वो कहते एल्डरजू वैसे सोल पावर और मेंटल पावर में कितना अंतर होता है? ये सुन के ज़ुलाओ अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं अच्छा सवाल है। हम सोल पावर को एक तरीके से इंटरनल कह सकते हैं। इसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर हमला किया जा सकता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ये चीज सेम नहीं है। इसका यूज करने के लिए हमें एक्सटर्नल चीजों का यूज करना पड़ता है, जैसा कि दो फॉर्मेशंस से तुम अपनी एनर्जी का दूसरा स्रोत मान सकते हो, जिसे एक साथ कई एनिमी से डील करने के लिए यूज किया जा सकता है। और क्योंकि तुम सोल पावर भी यूज करते हो तो ये कहा जा सकता है कि जब तुम दोनों कल्टीवेशन को मास्टर कर लोगे तो सेम रियल्म के अंदर तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक्साइटेड एक्सप्रेशन आ गया होता है। वो हंस के बोलते हाँ हाँ, तो ये सोल पावर इंटरनल है और मेंटल पावर एक्सटर्नल। ये एनर्जी का सेकंड सोर्स है। एल्डरजू बताते हैं कि मेंटल पावर की ऐसी कोई रैंकिंग नहीं होती है, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारी दो फॉर्मेशन मास्टर लेवल को डिसाइड करेगी। जैसे जैसे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तुम्हारा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। फिर वो फोकस करते हैं अपनी स्टोरी रिंग के ऊपर। फाइनली उनके हाथ में एक गोल चीज अपीयर होती है, जैसे वो जियान की तरफ फेंक देते हैं। वो बताते हैं कि यह स्प्रे टेम्परिंग पर्ल एक ऐसा रेयर ट्रेजर है जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। जब तुम भविष्य में ट्रेन कर रहे होगे इसे तुम अपने पास रखना, लेकिन ये भी याद रखना कि भले तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवा सके, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल दर्दनाक होगी। तुम्हारे पास इसे सहने की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जैसे जियान इस पर्ल को अपने हाथ में रखता है उसे इसके अंदर की एनर्जी फील होती है और उसकी आंखें फुल डिटर्मिनेशन से भर गई थी। वो कहता है एल्डरजू मैं बिल्कुल तैयार हूँ, दर्द चाहे कितना भी हो लेकिन मैं उसे बिल्कुल ओवरकम करूंगा। जब जियान स्ट्रॉन्ग बनने के लिए होली फ्लेम तक को डिवावर कर सकता है तो फिर ये प्रोसेस उसके लिए मैटर नहीं करती। जियान के एक्सप्रेशन को देख के ज़ुलाओ स्माइल करते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छे है। याद रखना कि मान बनने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन अगर तुम इसे सह सकते हो तो फिर दो फॉर्मेशन की दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। ये सुन के जियान अपने हाथ में स्पिरिट टेम्परिंग पर्ल को और अच्छे से क्लेंज कर लेता है, मतलब तेज पकड़ लेता है और उसकी आंखों से एकदम बैटल इंटेंट झलक रहा था। फाइनली जियान अपने हाथ के उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखता है। ये एक हथेली के आकार की प्लेट होती है जिसपे 12 रून्स थे। ये रून्स बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे होते हैं। जियान को ऐसे डीफोकस में देख के ज़ुलाओ अपने सिर को हिला के हंसने लगते हैं। वो बताते हैं कि इसे स्पिरिचुअल ग्राइंडर भी कहा जाता है। ये मुझे एंशिएंट रून्स में मिला था और मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि लोग इसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन ये इसके इस्तेमाल करने का सबसे खराब तरीका है। वो बताते हैं स्पेशली जियान तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि तुम होली फ्लेम की पावर को भी यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ नेचुरल तरीके से आगे बढ़ेगी और एक ग्राइंडर उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो जियान से सीरियस टोन में बोलते हैं कि याद रखना जब तुम इस पर्ल का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें अपनी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन से अपनी मेंटल पावर के इस छोटे से ट्रेस को रिलीज करना है। किसी भी कीमत पे तुम इस पर्ल को डिवावर नहीं कर सकते हो। ये चीज वाली कॉन्टिनेंट से गायब हो चुकी है और इसे खो देने का मतलब ये होगा कि तुम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के एक तरीके को गवा दोगे। जियान नोट करके बाव करता है। वो कहता है एल्डरजू आपकी गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। काफी केयरफुली वो इस पर्ल को अपनी स्टोर रिंग में रख लेता है, क्योंकि शुरुआत से ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जियान को लोहे के चैलेंज चबाने पड़े हैं। वो जानता था कि ऐसी चीजें कितनी ज्यादा कीमती हो सकती है। ज़ुलाओ लगातार जियान को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी रिमार्केबल है। जियान कहता है मैं 6 स्टार 2D के लेट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। ऑफ कोर्स ये सुन के एल्डरजू का एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहा था, बस उनकी आंखों में सेटिस्फेक्शन से भरी लाइट फ्लैश होती है। वो कहते हैं ठीक है, आगे आने वाला कंपटीशन काफी क्रूशियल है, तुम्हें उसमें फर्स्ट प्लेस लेना होगा। जियान कहते हैं एल्डरजू आप चिंता मत करो, बातें काफी हो चुकी थी, इसलिए ज़ुलाओ कहते हैं ठीक है बच्चे, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मेरी बूढ़ी हड्डियों को भी आराम की जरूरत है। जियान भी उन्हें परेशान नहीं करता। वो काफी ध्यान
से इस वुडन हाउस से बाहर आ जाता है। उसके पैर जस्ट पीछे मुड़ रही थी तभी से सुनाई देती है जुलाब की आवाज। वो कहते हैं, ओह बाय द वे, अर्थ हॉल से किसी को एक सेकंड ग्रेड की एम्पर लेवल की पिल चाहिए। मुझे लगता है इस व्यक्ति से मिलकर तुम्हारा फायदा होगा। जियान खुद से बोलता है, सेकंड ग्रेड एम्पर लेवल पिल। मुझे मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करे हुए काफी लंबा समय हो चुका है, और क्योंकि टीम कंपटीशन को शुरू होने में 5 दिन का समय रह गया है, वहीं पे म्यूइंग अपनी रिट्रीट से कल बाहर आएगी, तो मैं इस मामले को उसके बाद चेक करूंगा। जियान मुस्कुराते हुए इस जगह से गायब हो जाता है। पीछे फिर से वो शांति छा जाती है। जुला देख रहे थे आसमान की तरफ। वो कहते हैं, लगता है मूविंग द स्काई रूलर टेक्निक फिर से साइन करने वाली है। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें अर्थ हॉल दिखाया जाता है। हम एक मकान के अंदर एक प्यारी सी आवाज को सुन सकते हैं। ये आवाज होती है लिंग स्वान की। वो एक चिंता से भरी आवाज में कहती है, क्या फिफ्थ ब्रदर जाग गए हैं? ये सुन के दो गार्ड्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों ही काफी अनईजी फील कर रहे थे। वो कहते हैं, सेकंड में आप कमरे में नहीं जा सकते हो। सीनियर ब्रदर अभी रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि हम बस हॉल मास्टर को इस कमरे में जाने दें। ये सुन के लिंग स्वान का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है। वो कहती, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? वो अपने ऑपरेसिव ऑरे का यूज करके गार्ड को धमकाने लगी थी। अच्छी बात है कि इससे पहले रायता फैल पाता। अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, ठीक है, से अंदर आने दो। दोनों गार्ड तुरंत ही बाव करके साइड में हट जाते हैं। लिंग स्वान तुरंत ही अपीयर होती है वांग चेन की साइड में, जो कि एक बेड पे पड़ा हुआ था। वो कहती है, सीनियर ब्रदर फिफ्थ, क्या आप ठीक हो? वांग चेन के चेहरे पे एक वार्म स्माइल आती है। वो कहता है, डोंट वरी, हाल फिलहाल मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। लिंग स्वान के चेहरे पे था हेजिटेशन। वो कहती है, सीनियर ब्रदर, उस मैच के दौरान अचानक से आप अनकॉन्शियस कैसे हो गए? उसके सवाल का जवाब काफी सीरियस टोन में दिया गया था। वांग चेन कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जियान इतना सिंपल नहीं है जितना वो बाहर से दिखता है। हमारी क्लैश में मैंने सेंस किया था कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रही है। ये सुन के लिंग स्वान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती, समखना। वांग चेन बोलता है, मेरा भरोसा करो, ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, हम दोनों मिलके भी उसे जीत नहीं पाएंगे। लिंग स्वान कुछ मोमेंट्स तक शांत रही थी, फिर वो अनाउंस करती है कि मैं अपने फादर से बात करने जा रही हूँ। बिना रिस्पॉन्स के वो इस कमरे से बाहर चली जाती है। उसे जाते हुए देखता हुआ रह गया वांग चेन बस अपने सिर को हिला ही सकता था। वो बोलता है, लिटिल विच कभी चेंज नहीं होने वाली। अर्थ हॉल के एक और हिस्से में लिंग स्वान प्रकट होती है अपने फादर के सामने। वो अपना मुंह फुला के बोलती है, फादर, आपको इसे हैंडल करना होगा। किसी ने कंपटीशन के दौरान सीनियर ब्रदर वांग को इंजर्ड कर दिया, हम आखिर इसे ऐसे ही जाने कैसे दे सकते हैं? उसका पिता होता है एक मिडिल एज मैन, जिसके पूरे शरीर से एक अथॉरिटी से भरा ऑरा रेडिएट हो रहा था। उसके हाथ में एक मेडिसिन टी कप होता है। वो कुछ समय तक अपनी बेटी की बात सुनने के बाद नोट करके बोलता है, हम आखिर मेरी लिटिल प्रिंसेस से पंगे लेने की किसकी हिम्मत हो गई? लिंग स्वान बताती कि हॉल ऑफ पीपल का डिसाइपल है, उसका नाम है जियान। उसने सिर्फ बर्निंग हेवन टेरिटरी के ऊपर हमला ही नहीं किया, बल्कि एक ही मूव में सीनियर ब्रदर वांग को इंजर्ड भी कर दिया। जब लिंग स्वान के मुंह से जियान का नाम बाहर आया था, वो व्यक्ति जो कि आराम से मेडिसिन टी को एंजॉय कर रहा था, क्रैश की आवाज के साथ वो टी कप टूट जाता है। कुछ समय तक शांत रहने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, इस मैटर को तुम जाने दो। लिंग स्वान, जियान के पास हेवनली हॉल और ह्यूमन हॉल दोनों की प्रोटेक्शन है। ये शब्द लिंग स्वान के लिए एकदम थंडर जैसे थे। वो स्टंड हो जाती है। फिर से वो बोलती है, समकना, उसे इस चीज पे भरोसा नहीं होता। उसके फादर के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। वो बताते हैं कि जियान कोई नॉर्मल डिसाइपल नहीं है, बल्कि वो एक सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक का एल्केमिस्ट भी है। लगता है बेचारी लिंग स्वान के कमजोर से दिल के ऊपर इन शब्दों ने छुरियां चला दी थी। वो किसी आई स्टैचू की तरह जम गई होती है। वो काफी देर के बाद बोलती है, एक सेकंड ग्रेड का एम्पर लेवल एल्केमिस्ट। उसके फादर समझ पाते हैं कि आखिर वैसे रिएक्ट क्यों कर रही है। वो कहते हैं, ठीक है, तुम जियान को जाने दो, अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कंपटीशन पे। नजारा बर्निंग एसेंस पवेलियन से काफी दूर का दिखाया जाता है। ऐसा लगता है चारों तरफ फैली शांति की आड़ में कुछ लोग काफी बड़े षड्यंत्र को रच रहे हैं। ये जगह थी एक डार्क हॉल की। सबसे पहले हमें एक फियर्स रेनबो जैसा ऑरा दिखाया जाता है और इस व्यक्ति के सामने एक नौजवान खड़ा होता है। वो नौजवान कहता है, 3 हॉल मास्टर्स, गोस्ट वर्ल्ड की हाल फिलहाल की एक्टिविटीज काफी अजीब है। हमारे प्रगति हॉल के ब्रदर टैग ने डिस्कवर किया है कि जॉन सेंटन की गोस्ट वर्ल्ड की जो सील्स हैं वो बहुत तेजी से कमजोर होती जा रही हैं और ऐसी 3 लोकेशंस हैं। वो बंदा जिसकी काफी पेनी पेनी आंखें थी, वो कहता है 3 जगह है। इस व्यक्ति के चारों तरफ फैला रेनबो और उसकी बॉडी वापस लौटने लगता है। वो क्लोक को पहनने वाला नौजवान कहता है, हाँ, इन तीनों जगहों पे गोस्ट रेलम की सील्स काफी डिटेरिएट हो चुकी हैं। इसकी वजह से कई गोस्ट क्रीचर्स हमारे जॉन सेंटन में एंटर कर चुके हैं और इन पावरफुल क्रीचर्स के पीछे जानने की वजह से हमारे कई भाइयों ने जाने गंवा दी हैं। ये सुन के उस बंदे का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, क्योंकि प्रगति हॉल का नेचर ही ऐसा है। इनके और गोस्ट रेलम के बीच में सबसे ज्यादा दुश्मनी रहती है और जिस तरीके
तरीके से खबर मिल रही है कि 3 जगहों की सीज बिल्कुल वीक हो गई है। ये सिर्फ एक खतरा नहीं है बल्कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर उन लोकेशन से कोई पावरफुल गोस्ट क्रीचर बाहर आता है तो इस जॉन सेंटियन में कोहराम मचा देगा। वो रेनबो ऑरे वाला बंदा पूछता है, क्या तुमने उनके बीच में हाई लेवल के गोस्ट क्रीचर्स को भी नोटिस किया? नौजवान कहते हैं, हाल फिलहाल हमने ऐसा नोटिस नहीं किया है। हमारी दुनिया में घुसने वाली यात्रा गोस्ट कमजोर थे। ये सुनने के बाद भी उस हॉल मास्टर के एक्सप्रेशन टाइट रहते हैं। वो कुछ चीजों के बारे में सोचने के बाद बोलता है, काफी समय से गोस्ट रियलम शांत रहा है, क्या इनकी दोबारा से उभरने की शुरुआत है? उसकी नजरें दूर की तरफ जाती हैं और वो एक लो आवाज में कहता है, क्या तुमने और डिसाइपल्स को उन सील्स को मजबूत बनाने के लिए भेजा? वो फिगर कहते हैं, हाँ हॉल मास्टर, हमने अपनी फोर्सेस के मेजोरिटी एक्सपर्ट्स को 2 एग्जिट को गार्ड करने के लिए भेज दिया है। जब तक कोई 872 एम्पर लेवल का गोस्ट अपीयर नहीं होता है उन्हें कोई इमीडिएट डेंजर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रिप्लाई को सुनकर उस बंदे की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है, तीसरे गेट के बारे में क्या? वो फिगर बताता है कि तीसरा गेट ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सबसे करीब है। हेवली पहले से एल्डर चिंग अपने 7 मेंबर्स को लेके वहाँ पे गए हैं। उन सभी के स्टैंड के साथ एक 872 लेवल का गोस्ट भी ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति कुछ और समय तक सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, हेवली पैलेस टीम ये आज से 10 साल पहले भी पावरफुल थी, तो ये अब तो और भी टेरिफाइंग हो चुके हैं। तुम तब भी सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर करो, अगर कोई बदलाव होते हैं तो मुझे तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए। ये सुन के वो ब्लैक फिगर बाव करके हवा में मिल जाता है। इस खाली हॉल में रह गया वो हॉल मास्टर बोलता है, तो एक घोस्ट वर्ल्ड फिर से अपने सर को उठाना चाहता है। क्या वो भूल गए हैं कि आखिरी बार उन्हें ऐसा करने की क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? इस हॉल मास्टर के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो चुके थे। वो कहता है, अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं तो हो सकता है कि मुझे बाकी सेक्स की हेल्प लेनी पड़े। मेन हॉल मास्टर अंडरकवर घोस्ट वर्ल्ड में और सेकंड हॉल मास्टर भी अभी दूर है। इस हालात में हमारा सेक्ट कोई गलती नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड में हॉल मास्टर का फिगर ब्लरी होता है और हम इसे सीधे एक चेम्बर के अंदर टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। ये बेसिकली एक तरीके की जेल होती है जिसे गार्ड काफी खतरनाक तरीके से किया जा रहा था। इस चेम्बर के चारों तरफ कई चेन्स बंधी होती हैं और उन चेन्स के बीचा बीच में होती है एक ब्लैक मिस्ट। ऐसा लगता है इस काले धुएं के अंदर कोई चीज लगातार विकल कर रही हो। जैसे ही हॉल मास्टर का फिगर यहाँ अपीयर होता है उस ब्लैक मिस्ट में से एक चिलिंग आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है, तो ये इलस्ट्रियस हॉल मास्टर परगर्टी टैंग है। सच में आपका मुझसे मिलने आना ये बहुत ऑनर की बात है। इस घोस्ट क्रीचर की बात को सुन के हॉल मास्टर की आंखें डार्क हो जाती हैं। वो ऐसी कोल्ड आवाज में कहते हैं, घोस्ट एम्परर, आखिर तुम्हारा घोस्ट वर्ल्ड क्या प्लॉट कर रहा है? क्या तुम सच में जॉन सेंटियन में घुसपैठ करना चाहते हो? इस बात का कुछ समय तक कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर उस काले धुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो हंस के बोलते, हा हा हा, लगता है तुम सच में अब डर चुके हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूँ तो क्या तुम सच में हमें रोक सकते हो? जब मेरी घोस्ट वर्ल्ड की आर्मी यहाँ पहुंचेगी तो इस जॉन सेंटियन का कोई भी हमसे बच नहीं पाएगा। ये कहने के बाद वो घोस्ट क्रीचर फिर से हंसने लगता है। इस कमरे में सिर्फ वो सिनिस्टर हंसने की आवाजें ही नहीं गूंज रही थी बल्कि चारों तरफ कोई डरावनी चेहरों की परछाई भी दिखाई देती है। अच्छी बात यह कि इससे पहले शेप ले पाते उनके आर पार होने वाली वो चेन्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है जिससे पूरी तरह से मिट जाते थे। जब वो हॉल मास्टर देखता है कि वो किसी भी तरीके से इस घोस्ट एम्पर से कोई जवाब नहीं ले पाएगा, वो कोल्ड स्नॉट करके बोलता है, हम उन स्पेस पोर्टल से तुम्हारी जैसे कितने भी बाहर आए, हमारा प्रायोरिटी टैंक तुम सभी का शिकार करेगा। इसी के साथ हॉल मास्टर का फिगर इस जगह से गायब हो गया था। पीछे उस घोस्ट एम्पर की हंसने की आवाजें रह जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज्वालिन रॉयल फैमिली का एक चेम्बर दिखाया जाता है। इसके अंदर वही ब्लड रोज होती है जो कि कई बार हमारे सामने प्रूव कर चुकी है कि उसका घोस्ट वर्ल्ड से डेफिनेटली कोई कनेक्शन है। अभी वो अपने सबऑर्डिनेट की बात सुन रही थी। वो सबऑर्डिनेट बताता है कि जॉन सेंटियन की 9 में से 3 सील कमजोर कर दी गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहता है तो बाकी सील्स को टूटने में भी जरा समय नहीं लगेगा। ये सुन के ब्लड रोज के चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ गई थी। वो पूछती है, और घोस्ट इमोर्टल्स इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसका सबऑर्डिनेट काफी कॉशियस तरीके से बताता है कि वो हमारी प्रोग्रेस से खुश हैं और तभी चाहते हैं कि हम जल्दी से एक्शन लें। इस रिपोर्ट को सुनकर ब्लड रोज की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती है, मूर्ख, वो इस पल का इंतजार हजारों सालों से कर रहे हैं। क्या कुछ और साल इंतजार करने में इनकी जान चली जाएगी? अगर जल्दबाजी की वजह से वो हार का सामना करते हैं तो हमारे सारे किए कराए हुए पानी फिर जाएगा। ये कहने के बाद वो कुछ समय तक रुकी रही थी। उसकी आंखें सिनिस्टर एनर्जी से भरी होती हैं। ब्लड रोज कहती है, ठीक है, उन्हें तैयार होने के लिए बोलो। जब जॉन सेंटियन का सेट कंपटीशन शुरू होगा तो वो मोमेंट होगा हमारे अटैक करने का, लेकिन तब तक इन्हें शांत रहना होगा। उसका सबऑर्डिनेट नोट करके अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी स्क्रॉल को खोलता है, मतलब स्टोर रिंग से बाहर निकलता है और फिर उसने उसे क्रश कर दिया था जिससे धुएं की तरह वो गायब हो गया था। कमरे में अकेले रह गई ब्लड रोज कहती है,
जॉन सेंटियन, तुम्हारा अंत करीब आ चुका है। उसके दिमाग में प्लान्स तो बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन वो उनके ऊपर गौर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसे एक आवाज ने रोका था। वो आवाज कहती, मिस कोई आपसे बात करना चाहता है। ब्लड रोज कहती, मेरे पास समय नहीं है। तभी वो मेड बताती है कि ये ज्वालिन रॉयल फैमिली के प्रिंस हैं। ये सुनकर ब्लड रोज की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहती, प्रिंस वो इस समय मुझसे क्या चाहता है? एक पल तक सोचने के बाद वो अपनी रोब्स को एडजस्ट करती है, मतलब अपने कपड़ों को ठीक ठाक कर रही थी। फाइनली जब उसे लगता है कि वो एकदम प्रॉपर कंडीशन में आ गई है, वो बाहर आ जाती है इस नए मेहमान से मिलने के लिए। उन क्रिस्टलीय लैंटर्न्स की रोशनी में ब्लड रोज को ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके चेहरे पे होती कर्टियस स्माइल, लेकिन उसकी नजरें एकदम पैनी थी। तभी सामने से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, मिस ब्लड रोज हमें मिले काफी समय हो चुका है। इसका जवाब ब्लड रोज ने बस एक स्माइल के साथ दिया था। वो कहती है, प्रिंस ज्वालिंग आपका यहाँ आना काफी अनएक्सपेक्टेड है। आप इस पल मेरे पास क्यों आए हो? वो प्रिंस कुछ मोमेंट्स तक ब्लड रोज को निहारता रहता है। फिर वो कहता है, मिस ब्लड रोज मैं आपके पास एक ऑफर को लेके आया हूँ और ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये सुनकर ब्लड रोज अपनी बाँह उठा के बोलती है, अच्छा तो योर हाइनेस प्लीज बताइए, मैं आपकी इस प्रपोजिशन को सुनने के लिए तैयार हूँ। शुरू होती इन दोनों के बीच की बातचीत और इस बातचीत के साथ साथ हवा में टेंशन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ये पावर का गेम था और इन दोनों के प्लान्स पूरे जॉन सेंटियन को हिला के रख सकते हैं। वैसे अगर बात इस प्रिंस की करी है तो ये होता है थर्ड प्रिंस ज्वानम्यू। किंग ज्वालिंग के बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन इनमें से उभर के बस 4 लोग आते थे। इनमें से सबसे बड़ा होता है प्रिंस ज्वानके, फिर सेकंड प्रिंस ज्वानवू, थर्ड प्रिंस ज्वानम्यू और फोर्थ प्रिंस ज्वानचैन। इनमें से सबसे बड़ा भाई सबसे लोकी था, जो अपने आप को छिपा के रखने वाला। भले ही बंदा काफी सिंपल दिखता हो, लेकिन शुए चैनवे यानी कि ब्लड रोज जानती थी कि ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस ज्वानवू को किसी चीज की परवाह नहीं होती, उसका पूरा फोकस होता है कल्टीवेशन पे। फोर्थ प्रिंस ज्वानशैन ये अपनी जिंदगी को एकदम केयरफ्री तरीके से जीता था। ये अक्सर ट्रेन करने के लिए बाहर जाया करता था। इस प्रिंस के ऐसे कैरेक्टर की वजह से वुल्फ लीजन के डेप्यूटी लीडर ने इसे अपने डिसेबल बना लिया होता है। और ये प्रिंस ज्वानशैन भी अपने आप को ज्वालिन रॉयल फैमिली के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता था। फाइनली बात होती थर्ड प्रिंस ज्वानम्यू की। ये अपनी चालाकी और कनेक्शंस की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि रॉयल कोर्ट के अंदर इसकी काफी ज्यादा पहुंच है। इन सभी की क्वालिटीज को जानने के बाद भी किंग ज्वालिंग किसी को क्राउन प्रिंस नहीं बनाता और इसकी वजह से इन प्रिंसेस के बीच में लगातार एक कंपटीशन चलता रहता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। अभी ज्वानम्यू के पीछे खट्टा खट्टा बंदा खड़ा था, जिसकी पैनी नजरें चारों तरफ देख रही होती हैं। ब्लड रोज को उससे बोलती है, 7 स्टार दूधी को बस एक गार्ड के रूप में यूज करना। लगता है ज्वानम्यू को जो फोर्स सपोर्ट कर रही है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जब ब्लड रोज सोच रही होती है कि ज्वानम्यू यहाँ पे क्यों आया है, ज्वानम्यू के गार्ड कोई औरत काफी अजीब लग रही थी। ज्वानम्यू बताता है कि मैं यहाँ पे 2 कारणों की वजह से आया हूँ। मेरे यहाँ पे आने का पहला रीजन है मिस ब्लड रोज की ब्यूटी को देखना और दूसरा रीजन है एक चीज के बारे में डिस्कशन जो मुझे काफी समय से परेशान कर रही है। ब्लड रोज कहती है, लेकिन प्रिंस मुझे आपकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासकर किसी के चेम्बर में इस समय आना ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं लगता। ये सुनने के बाद भी ज्वानम्यू के चेहरे से स्माइल बिल्कुल गई नहीं होती। एकदम आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहता है, मिस ब्लड रोज मुझे लगता है कि जो ऑफर मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। ये कह के वो पीछे को इशारा करता है। इस इशारे को देख के वो बॉडीगार्ड फ्रस्ट्रेट तो फील करता है, लेकिन उसे प्रिंस की बात माननी पड़ती है। ज्वानम्यू की आंखों में देख के ब्लड रोज बोलती है, मैं पहले कुछ चीजें साफ कर देना चाहती हूँ। अगर ये बात इंपीरियल यानी कि रॉयल कोर्ट के बारे में तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्वानम्यू कहता है, मिस ब्लड रोज आप बस ऐसे देखिए। तुरंत ही उसकी स्टोरिंग से एक बॉक्स बाहर आया था। इस डब्बे को देख के ब्लड रोज की आंखें एकदम क्यूरियोसिटी से भर जाती हैं। वो तब भी अपने कंपोजर को मेंटेन करती हुई बोलती है, ये क्या चीज है? एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज के साथ वो डब्बा खोलता है। इसमें से एक चमकती रोशनी के साथ एक अलग ही फ्रेग्रेंस बाहर आती है। फाइनली डब्बे के अंदर एक गोल्डन लिक्विड दिखाई दिया था जो एक अलग ही चमक को रखता था। इस चीज को देख के ब्लड रोज का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही इस ट्रेजर को पहचान लेती है। ब्लड रोज बोलती है, ये ज्वालिंग इंपीरियल पाउंड का लिक्विड है। इस सुनहरे पदार्थ के अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी बाहर आ रही थी। भले लिक्विड बस कुछ ड्रॉप से बना हो, तब इसकी प्योरिटी कुछ अलग ही होती है। वहीं पे ब्लड रोज जो कि न जाने कितनी ऑक्शन कर चुकी है, वो आखिर से एक ही बार में कैसे नहीं पहचानती। वो अपने चेहरे से अम्यूजमेंट को छिपा नहीं पाती। ब्लड रोज मनी मन में कहती, इस लिक्विड के साथ 6 स्टार दूधी लेवल की ट्रिबुलेशन को क्लियर करने का 70% चांस हो जाता है। ब्लड रोज के चेहरे के हर एक हावभाव को ज्वानम्यू अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल और भी बढ़ती जाती है। वो कुछ समय के बाद बोलता है, मिस ब्लड रोज आई होप मेरी सिंसियरिटी से
से आप खुश होंगी। इसे आप एक तोहफे के रूप में रख सकती हो। भले ही ब्लड रोज को अपने ऊपर चाहे कितना भी अच्छा कंट्रोल हो, तब भी अपने चेहरे पे थोड़ी हेजिटेशन दिखाने के बाद वो नोट कर ही देती है। ब्लड रोज कहती है ठीक है, मैं क्रूशियल मोमेंट में आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन ये हेल्प मेरे लेवल के अंदर ही हो सकती है, उससे बाहर में कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। जॉनी बिना हेजिटेशन के साथ बोलता है डील। फिर उस जेट बॉक्स को टेबल पे रख के अपनी बॉडीगार्ड के साथ वो यहाँ से गायब हो गया था। दोनों के फिगर्स को डिसअपीयर होते हुए देख ब्लड रोज डब्बे को अपने हाथ में लेके बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ज्वालिंग इंपेरियल पॉन्ड का लिक्विड मुझे खरीदने के लिए काफी है? अगर घोस्ट वर्ल्ड के प्लान्स क्रूशियल पॉइंट्स पर नहीं पहुंचे होते तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पे जिंदा बचने वाले थे? ये बोलते बोलते उसके दूसरे हाथ के ऊपर एक डार्क रेड रून अपीयर होता है। इसका ऑरा एकदम ऑप्रेसिव और eerie था। इस रून को देख के ऐसा लगता है जैसे ये चीज ब्लड रोज के असली पावर को दबा के रख रही हो। वो अपने पीछे के स्पेस से बोलती है, इस ज्वालमी के बारे में अच्छे से तहकीकात करो और साथ में मुझे अभी की ज्वालिंग रॉयल फैमिली की कंडीशन जाननी है। उसके पीछे का स्पेस हल्का सा रिपल हुआ था, ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। इस डब्बे की तरफ एक आखिरी नजर के साथ वो बोलती है, चलो अब मैं भी देखना चाहूंगी ये ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इस ड्रामे को तो हम सभी विटनेस करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। हमें उसमें फाइनली एक्शन दिखाई देने वाला है। तक जॉन जैसे इसके लिए परेशान था, उसे उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन क्या वो समाधान सच में उसे पसंद आएगा? ऑफ कोर्स इसके बारे में तो हमें आगे की स्टोरी बता रही होगी। चीजें हो रही काफी इंटरेस्टिंग, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन नहीं किया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट को आप मिस कर दो। वहीं भी आप नॉर्मल लोगों से एक या दो एपिसोड समय से आगे रहना चाहते हो और चाहते हो कि रिलीज होने से पहले आप वीडियोस को देख पाओ, तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का मेंबर, जो कि हर शाम को अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय करते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। डेफिनेटली चेक दैट आउट। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बेसिकली अभी हमें स्टोरी की सिचुएशन बताई जा रही है और ये तैयारी हो रही है आगे आने वाले इंटेंस मोमेंट्स की। सो जितना एंजॉय आप फाइट सीन्स को करते हो, आपको इन्हें भी उतना एंजॉय करना चाहिए। खैर हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन पीस आउट।